प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन को दो भागों में विभक्त किया गया है, या यूं कहें, हमने प्राचीन गलत कहा है। भारत के राजनीतिक चिंतन को दो भागों में विभक्त किया गया है, विशेष रूप से प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन और आधुनिक भारत का राजनीतिक चिंतन। मध्य युग का राजनीतिक चिंतन कोई विशेष नहीं है, इसलिए मध्य युग का राजनीतिक चिंतन हमारे पाठ्यक्रम का विषय नहीं है। मध्य युग लगभग आक्रमणों का कालखंड है, विदेशी आक्रांताओं के भारत में प्रवेश करने और साम्राज्य स्थापित करने का कालखंड है, निरंतर संघर्ष का कालखंड है। तो इस पीरियड में, इस कालखंड में हम राजनीतिक चिंतन के विकास की स्थिति नहीं देख पाते हैं, बल्कि हमें जो भारत का राजनीतिक चिंतन दिखाई देता है उसका विपुल साहित्य प्राचीन भारत में दिखाई देता है, एंशिएंट इंडिया में दिखाई देता है, प्राचीन भारत में दिखाई देता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन दिखाई देता है वह आधुनिक भारत में दिखाई देता है। आधुनिक भारत इतिहास की दृष्टि से औरंगजेब मृत्यु के पश्चात प्रारंभ होता है 1707 ईस्वी से। यह एक इतिहास का काल विभाजन है। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन। और प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन, या यूं कहें कि प्राचीन भारत में राजनीति पर जो विचारण का पक्ष है वह धर्म से पूर्णतः मिला हुआ है, धर्म से बिल्कुल मिला जुला है। हमारे धर्म में ही राजनीति है और राजनीति में ही धर्म है, ऐसा डॉक्टर लोहिया कहा करते थे। तो इन महत्वपूर्ण दार्शनिकों में, जैसा कि मैंने प्रश्न लिखाया है, मनु के राजपद विषयक विचारों में, इसमें मनु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और मनु ने एक संहिता लिखी जिसका नाम मनु स्मृति है। इसे हम स्मृति कह सकते हैं, इसे हम संहिता कह सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कोडिफिकेशन कहते हैं। यह वे ऑफ लाइफ का, जीवन जीने की एक पद्धति भारतवासियों ने किस प्रकार निर्धारित की थी, और राजा के कर्तव्य क्या होंगे, व्यक्ति के कर्तव्य क्या होंगे, और राजा किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ये समस्त अधिकार और दायित्व संबंधी अवधारणा या संकल्पना या विचार मनु ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ मनु स्मृति में लिखी। प्राचीन भारत में स्मृतियों को लिखने की परंपरा थी, महाकाव्यों के लिखने की परंपरा थी। प्राचीन भारत की स्मृतियां एक तरह से वर्तमान युग के संविधान के सदृश थी। वो कोडिफिकेशन था, हम किस प्रकार जिए, व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होगा, राज्य में व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, उसकी क्या गरिमा होगी, इन समस्त बातों का उल्लेख इन्हीं स्मृतियों में मिलता है। और प्राचीन स्मृति है मनु स्मृति, वह ज्ञात भारत का पहला संविधान उसे कह सकते हैं। उसके रचयिता मनु रहे हैं, और मनु महाराज ने मनु की चर्चा, मनु राज्य के उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इस पर भी एक प्रश्न बनता है, लेकिन मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग वर्तमान किसी लौकिक पारलौकिक मतांतर के लिए नहीं किया है। धर्म प्राचीन भारत में मनुष्य का अनिवार्य अंग था, और धर्म को क्या कहा गया, धार्येत इति धर्म, जो धारण करने योग्य है, जो युग का कर्तव्य है, वही धर्म है। धर्म एक तरह से कर्तव्य का पर्याय था। धर्म और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक थे और एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इनका संबंध अत्यंत अन्योनाश्रित था, एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर आधारित था। तो इस प्रकार भारत में धर्म से ही राजनीति का श्री गणेश होता है, क्योंकि भारत वह धरा है, दुनिया के किसी भी देश में, चाहे पाश्चात्य देश हो, पश्चिम के देश हो, हम पूरब के देश हैं,
जिसे प्राच्य कहते हैं, और एक पाश्चात्य पश्चिम के देश हैं जिन्होंने दुनिया में ज्ञान विज्ञान को स्थापित किया। पाश्चात्य और प्राच्य अर्थात पूरब और पश्चिम की धारणाओं में जमीन आसमान का अंतर है, जीवन शैली को लेकर के, राज्य को लेकर के, राजा को लेकर के। लेकिन भारत चूंकि लंबे समय तक गुलाम था, तो भारत के ज्ञान विज्ञान को वैश्विक होने से आक्रांताओं ने प्रसारित नहीं होने दिया। भारत में ज्ञान की विपुल संपदा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई, वो भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए आई थी, भारत के साम्राज्य को हड़पने के लिए आई थी। भारत की धन संपदा को, उनसे इस बात की चिंता उनमें नहीं थी कि भारत किस प्रकार अपने ज्ञान विज्ञान को अक्षुण्य रखेगा, सुरक्षित रखेगा। इस बात की चिंता उस युग के चिंतक विचारकों को नहीं थी, पाश्चात्य चिंतक विचारकों को नहीं थी। उनकी दृष्टि में भारत के केवल धन को लेना था, ज्ञान को लेना नहीं था, बल्कि भारत के ज्ञान को दबा देना था, ताकि विश्व में यह शाश्वत ज्ञान, यह यूनिवर्सल ट्रूथ, यह सत्य, विश्व के ज्ञान का सत्य, यथार्थ का दर्शन कराने वाला, संपूर्ण मानवता को संदेश देने वाला, संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने वाला, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण करने वाला, यह जो अवधारणा है, वह अवधारणा किसी प्रकार से दुनिया में प्रतिस्थापित न होने पाए। इसलिए पाश्चात्य दार्शनिकों ने, विचारकों ने, व्यवसायियों ने, आक्रांताओं ने, विदेशी राजाओं ने वैश्विक शासन के अंतर्गत आए तो भारत की ज्ञान संपदा को विश्व में चमकने से रोकना उनका परम ध्येय था, क्योंकि इस तरह का अलौकिक, अद्भुत, एक्सीलेंट नॉलेज विश्व के किसी भी राज्य के पास नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने, या जो भी विदेशी आक्रांता है, भारत के धर्म को कुचलने का प्रयास किया, भारत की संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने तो हद कर दी। भारत के ज्ञान की संपदा को न बल्कि कुचलने का प्रयास किया, बल्कि इस कदर इतना छिपाने का प्रयास किया कि भारत दुनिया में एक कूप मंडूक देश, एक विश्व के नक्शे में एक पिछड़ा हुआ देश गिना जाए। इसके ज्ञान विज्ञान की अगर चर्चा विश्व के लोगों को पता चलेगी तो यह विश्व का महान देश बन जाएगा। इस बात की चिंता पाश्चात्य दार्शनिकों को थी, इसीलिए इस ज्ञान विज्ञान को आलोकित नहीं होने दिया, प्रकाशित नहीं होने दिया। तो मनु ने धर्म और राजनीति की विस्तृत व्याख्या की। उस समय धर्म का अर्थ धारेत इति धारणा, जो धारण करने योग्य है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए है, जो मनुष्य के कल्याण शुभ की कामना के साथ संचालित हो सके, चल सके, उसे ही धर्म कहा गया। और मनु शब्द का जो अर्थ है, वह मनु शब्द का प्रयोग धर्म का भी व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ, और जो मनु शब्द का अर्थ था वह धर्म ध्री धातु से बना हुआ है। यह धारणा का विषय है, यह अंतःकरण का विषय है, यह हमें सन्मार्ग की ओर लेकर के चलने वाला यहाँ का धर्म है। यहाँ का धर्म एक विज्ञान है। धर्म मनुष्य को कर्तव्य की ओर अग्रसर करने वाला है, मनुष्य को अभिप्रेरित करने वाला है, धर्म मनुष्य का कल्याण करने वाला है। इस प्रकार की धर्म की अवधारणा भारत में रही है, और इस धर्म की अवधारणा को भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतकों ने बखूबी उसकी व्याख्या की है। भारत के धर्म शास्त्रों की व्याख्या भारत के वेदों, भारत के उपनिषदों, भारत के ब्राह्मणों के अनुसार की है, भारत के मूल आत्मा के अनुसार उसकी व्याख्या की है। मनु महाराज इसके यशस्वी व्याख्याकार हैं। उन्होंने, ये माना जाता है कि वो सृष्टि के प्रथम नागरिक हैं, और उन्हें दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है, भारत को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। और मनु शब्द का जो अर्थ होता है, उसका मनु शब्द का आशय और अभिप्राय होता है कि वह व्यक्ति निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जब परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भारत में जो काल गणना की गई है, मनुष्य के जीवन शैली का जो विभाजन किया गया है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके सबके पहले
काम कैसा होना चाहिए? धर्म युक्त होना चाहिए। अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म युक्त होना चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम, और जब इन सब का सम्यक, कॉम्प्रिहेंसिवली, होलिस्टिक अगर इसका परिपालन होगा, तो जब इसका होलिस्टिक, संपूर्णता में परिपालन होगा, तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मनुष्य के पुरुषार्थ, मनुष्य के करने वाले करणीय कार्य, कार्य करने वाले करणीय, करने योग्य कार्य बताए गए हैं। और भारत ही वह देश है जहां मनुष्य की खोज हुई है, जहां मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का, अद्वैत की अवधारणा प्रस्तुत की गई, अर्थात आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं है। हम व्यक्ति आत्मा के हिस्से हैं। गीता ने कहा कि हम केवल, जैसे व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र बदल देता है, उसी तरह हम अपनी केवल आत्मा का, हम शरीर का परिवर्तन करते हैं, आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है, और फिर वह आत्मा इसी तरह एक चक्र में चलती रहती है, और कुछ महान योगियों को मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। मोक्ष हमारा लक्ष्य है। तो मनु का अर्थ ही होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। और मैंने जैसे आपसे पहले ही बताया था कि मनु महाराज ने राज्य, धर्म और दंड, दंड नीति, प्राचीन भारत में दंड नीति को ही राजनीति कहा जाता था। और राजनीति का अर्थ भी है, राजनीति नय धातु से बनी है, संस्कृत के नय धातु से बनी है। मैंने संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, मैं व्याकरण नहीं जानता हूं, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। इतना जानता हूं कि यह नय धातु से बनी है राजनीति। और नय का अर्थ होता है ले जाना। किस ओर ले जाना? सन्मार्ग की ओर लेके जाना, अच्छे मार्ग की ओर लेकर चलना ही क्या कहलाता है? भारत में धर्म कहलाता, राजनीति कहलाती है, जिसे प्राचीन भारत में दंड नीति कहा जाता था। पितामह भीष्म में महाभारत में कहा है कि जिस प्रकार हाथी पांव में आकर सारे पशुओं के पांव समाहित हो जाते हैं, इसी तरह दंड नीति में आकर के दुनिया के समस्त शास्त्र समाहित हो जाते हैं। तो दंड नीति को या राजनीति को प्राचीन भारत में अत्यंत उज्जवल शास्त्र के रूप में, अत्यंत सूक्ष्म, व्यापक और पवित्रतम शास्त्र के रूप में मान्यता प्राप्त थी। और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, मनु के राजा संबंधी या राजा के पद संबंधी विचार की अवधारणा। अब आप थोड़ा सा इसको लिखते भी चलेंगे तो आनंद आएगा। भारत के राजनीतिक चिंतन को क्रमशः दो भागों में विभाजित किया गया है। भारत के राजनीतिक चिंतन को क्रमशः दो भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और अर्वाचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। भारत के राजनीतिक चिंतन को क्रमशः दो भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और अर्वाचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। अर्वाचीन माने अद्यतन, रिसेंटली, आधुनिक। अर्वाचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। Political thought of India is divided into two parts: ancient Indian political thought and modern Indian political thought. Ancient Indian political thought और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट।
ये हो गया। हिंदी वालों का भी, हिंदी वालों ने लिख लिया। हिंदी के साथियों लिख लिए हैं? यस सर। इंग्लिश वाले भी लिख लिए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। थोड़ा थोड़ा बीच में अंग्रेजी लेके चलूंगा, नहीं तो बहुत लंबा अंग्रेजी लेके चलूंगा तो मेरा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। इस तथ्य को ध्यान रखिए। मेरे अंग्रेजी के स्टूडेंट, मैं जानता हूं कि वो आपको हिंदी से अंग्रेजी करने में कोई असुविधा नहीं होगी ना? इंग्लिश वाले आप कर लेंगे ना आराम से? यस सर। चलिए, कितने लोग इंग्लिश के हैं? इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं बेटे, थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए। बोलिए भाई, जल्दी बोलिए। प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन, प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन सर धर्म आवाज से वापस आ रही सर। अभिप्रेरित है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूं यार? खुला है। तुम कहो इन लोगों से कि इन लोगों को कोई ना कोई अपना माइक ऑन किया है। रत्नांग कुमार सर। ये क्यों रत्नांक ऐसा करता है यार? हमेशा करता है। हम एक बार रिमूव कर देंगे तो फिर वापस नहीं लेंगे। उसी के वजह से ये समस्या अकेले हो रही है। उसको कहो या तो उसको रिमूव मैं कर दूं, तो वो कभी फिर जुड़ नहीं पाएंगे। प्राचीन भारत का राज्य, देखो ये कितना बेहुदा है कि उसके वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब है। पता नहीं अपने को क्या ये समझता है। प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन धर्म से अभिप्रेरित है। प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन धर्म से प्रेरित है या अभिप्रेरित है? प्राचीन भारत का धर्म प्राचीन भारत का धर्म एक ऐसी अवधारणा है जो कर्तव्य के पर्याय के रूप में जानी जाती है। प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन धर्म से प्रेरित है। प्राचीन भारत का धर्म
प्राचीन भारत का धर्म एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी अवधारणा है एक ऐसी अवधारणा, अवधारणा मतलब विचार है, अवधारणा विचार को कहते हैं, जो कर्तव्य के पर्याय के रूप में मानी जाती है, जो कर्तव्य के पर्याय के रूप में मानी जाती है। माने धर्म भारत में कर्तव्य है। हम अपने पुरुषार्थ करें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का आचरण करें, यही भारत में धर्म था। धर्म बिल्कुल कर्तव्य है। विहित कर्तव्यों का, निर्धारित कर्तव्यों का परिपालन करना ही भारत में धर्म था। ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। The political thought of ancient India is inspired by religion. The religion of ancient India is a concept known as synonymous with duty. ये हो गया। अब आगे लिखिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का विशिष्ट महत्व है। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में मनु का विशिष्ट महत्व है। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में मनु का विशिष्ट महत्व है। मनु का विशिष्ट महत्व है। अब क्यों विशिष्ट महत्व है? ऐसा इसलिए कि मनु ने भारतवासियों के लिए एक जीवन शैली अथवा संविधान अथवा संहिता प्राप्त की, जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में मनु का विशिष्ट महत्व है। ऐसा इसलिए कि मनु ने, ऐसा इसलिए कि मनु ने मनु ने भारतवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए एक जीवन शैली, भारतवासियों के लिए एक जीवन शैली अथवा संविधान अथवा संहिता अथवा संहिता प्रदान की, संहिता प्रदान की।
जिसे संहिता सर संहिता का क्या अर्थ होता है? मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है, जिसे सर संहिता का मनुस्मृति क्या के अर्थ नाम होता से है? जाना जाता है, जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। इतना आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। जी सर। लिख लिया है ना आप लोगों ने? जी यस सर। सर। यस सर। यस सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर संहिता का क्या हेलो, अर्थ होता है? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। यस सर। आ रही है सर आवाज। मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बोलिए भाई, Yes, मेरी sir. आवाज पहुंच रही है? आ रही सर भाई। यस सर आ रही है। आ रही है। हम लोगों की आवाज मुझे नहीं लगता है पहुंच भाई रही क्या सर? नहीं, हम टीचमेंट में हम लोग सर को नहीं बोल सकते, केवल सर की आवाज सुन सकते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम है। चैट नहीं, बॉक्स ऐसा उधर कुछ से नहीं। बोलिए देखे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई इसके पहले तो बात हुई ऐसा नहीं कुछ नहीं है। अपने मन से कुछ ये सब मत बनाओ। मेरी वो सबकी आवाज मेरे पास आ रही है, ऐसा कौन कह दिया? ये सब फ्रॉड मत बतियाओ ना। ये फ्रॉड बात करने लगते हो तो बहुत कष्ट होता है। अपने मन से न जाने न समझे। ये हिंदी वालों ने लिख लिया है ना? यस सर। यस सर। तो सबकी आवाज तो आ रही है। किसने ये संविधान बताना शुरू कर दिया कि केवल अब उनकी आवाज आएगी, हमारी आवाज नहीं आएगी? सर इससे पहले नहीं जा रहा था सर, कभी का सब बोल रहे थे इसीलिए। Manu has a special importance in the political thought of ancient India. Manu has a special importance in the political thought of ancient India because Manu provided a way of life or constitution or code for the people of India, which is known as Manu Smriti. इंग्लिश वाले इसको लिख लिए होंगे क्योंकि वो तेजी से समझते हैं, जानते हैं, और इसीलिए हम इसे मनुस्मृति कहते हैं, इसे संविधान कहते हैं, इसे वे ऑफ लाइफ कहते हैं और इसे कोडिफिकेशन या कोड कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं समझा दूं तो आगे बढ़ूं। मनु महाराज ने भारत के लिए पहला संविधान लिखा। मनु ने संविधान क्या होता है, हम किस तरह आगे बढ़ें, किस तरह अपना आचरण करें, किस तरह सरकार का निर्माण हो, यह वे ऑफ लाइफ ऑफ गवर्नमेंट, इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसी को हम संहिता या विधि कहते हैं, जिसमें तथ्य या नियम लिखे होते हैं। तो मनु का महत्वपूर्ण स्थान इसीलिए है प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में कि मनु ने दुनिया को पहला संविधान दिया है। इसीलिए विश्व को, भारत को पहला संविधान दिया, विश्व को पहली संहिता दी। इसीलिए मनु महाराज का विशिष्ट स्थान, मनु का विशिष्ट महत्व भारत के संविधान में है, भारत के राजनीतिक चिंतन में है। मनु का इसीलिए विशेष स्थान भारत के राजनीतिक चिंतन में है। मनु इसीलिए महत्वपूर्ण है भारत के राजनीतिक चिंतन में। और इस तथ्य को आपने लिख लिया, बहुत अच्छे ढंग से लिख लिया। इसीलिए मनु महाराज का विशेष महत्व भारत के राजनीतिक चिंतन में है। अब आगे लिखिए। मनु ने राज्य की उत्पत्ति, राजा के कर्तव्य एवं राज्य के शासन संबंधी नियमों पर विस्तृत विवेचन किया है।
मनु ने राज्य की उत्पत्ति, राजा के कर्तव्य एवं राज्य के शासन संबंधी विषयों की विस्तृत परिचर्चा की है, विस्तृत परिचर्चा की है। विस्तृत परिचर्चा की है। विषय की विस्तृत परिचर्चा की है। परिचर्चा की है। Manu has given a detailed discussion about the origin of the state, the duties of the king, and the relation of the governance of the state. इसको आप लोगों ने लिख लिया। मनु द्वारा दिए गए राजनीतिक विचारों में राजपद विषयक विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है। मनु द्वारा दिए गए राजनीतिक विचारों में राजपद विषयक विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजपद विषयक विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजपद विषयक विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है। In the political ideas given by Manu, the ideas of Rajpad, इंग्लिश में उसी तरह राजपद, have an important place.
अब इसी तरह आप लोग इंग्लिश वाले बच्चे अंग्रेजी बना लेंगे, अंग्रेजी बहुत कठिन काम नहीं है, उनको इतना आता है। अब तेजी से लिखिए। मनु के अनुसार, मनु के अनुसार मनु के अनुसार राजा एवं राजपद, माने व्यक्ति है राजा और वह जब पद पर बैठता है उस राजदंड को धारण कर लेता है तो वह राजपद के कार्य संचालित करता है। मनु के अनुसार राजपद राजा को निर्देशित कर्तव्य हैं। राजपद राजा को चलो यार, बीच में आ गया था बेहुदा, बीच में ही फोन कर देते हैं सब। क्या बोले थे, एक बार बोल दीजिए तो। मनु के अनुसार राजा एवं राजपद राजा को निर्देशित कर्तव्य हैं। बिल्कुल। मनु के अनुसार राजा को निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मनु के अनुसार राजा को निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। पहला प्रजा की सुरक्षा या जनता की सुरक्षा। मनुस्मृति स्मृति के अनुसार मनुस्मृति के अनुसार राजा का प्रथम कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य मनुस्मृति के अनुसार राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। प्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में मत्स्य न्याय प्रचलित था। समाज में मत्स्य न्याय प्रचलित था। मनुस्मृति के अनुसार समाज में मत्स्य न्याय प्रचलित था, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। मनुस्मृति के अनुसार समाज में मत्स्य न्याय प्रचलित था, अर्थात
बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, समाज में पूर्ण रूपेण अराजकता की स्थिति थी। अराजकता मीन्स एनॉर्किया। समाज में पूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति थी। समाज में पूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति थी। इसीलिए ब्रह्मा ने राज्य की रचना की है। राज्य नामक संस्था राज्य नामक संस्था अराजकता का निराकरण करती है। राज्य नामक संस्था अराजकता का निराकरण करती है तथा प्रजा या जनता की रक्षा करती है तथा प्रजा या जनता की रक्षा करती है। प्रजा या जनता की रक्षा करती है। स्क्रीन में चित्र मेरा स्पष्ट रूप से पहुंच रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। एक से एक बच्चे हैं। एक बच्चे ने भेजा है कि आपका स्क्रीन में चित्र नहीं आ पा रहा है। वो कटने की स्थिति पर लिखा होगा, बीच में जो कट गया है। नेक्स्ट, लोक कल्याण को सुनिश्चित करना। लोक कल्याण को सुनिश्चित करना। मनु के अनुसार राजा का कर्तव्य है कि वह धैर्यपूर्वक प्रजा की रक्षा करते हुए प्रजा की रक्षा करते हुए धैर्यपूर्वक प्रजा की रक्षा करते हुए धैर्यपूर्वक प्रजा की रक्षा करते हुए प्रजा को धैर्यपूर्वक प्रजा की रक्षा करते हुए प्रजा को न्याय प्रदान करे, न्याय प्रदान करे, अर्थात 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 अर्थात
प्रत्येक नागरिक को, अर्थात प्रत्येक नागरिक को, अर्थात प्रत्येक नागरिक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, काम और मोक्ष को, मोक्ष की प्राप्ति में या सिद्धि में सहायता प्रदान करे। मनु की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में, मनु की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि में भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के भाव समाहित हैं। 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 इसका अर्थ हुआ भौतिक माने हमें रोटी, कपड़ा, मकान, अन्य संसाधन, ये भौतिकता है। नैतिकता माने हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की एक जो व्यवस्था है, उस जमाने की जो व्यवस्था थी, उस जमाने की व्यवस्था में हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों को प्राप्त करें। उसका आध्यात्म था, यही उसका नैतिक पक्ष था और यही उस युग में प्राप्त करना मनुष्य का महत्वपूर्ण लक्ष्य था, ध्येय था, गोल था, एम था। और इसी में मनुष्य का कल्याण निहित था। वह अमरत्व को प्राप्त होता था, मृत्यु से, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर वो जाता था। सत्य से असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर, यही मोक्ष की साधना थी। और इसी में इसको करने के लिए, साधना को करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होगी, वस्त्र की आवश्यकता होगी। तो ये भौतिक साधन भी, नैतिक साधन भी, आध्यात्मिक साधन भी, इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना राजा का कर्तव्य था और इस कर्तव्य को पूरा करना राज्य का दायित्व था। और इसीलिए प्रजा का कल्याण करना राजा का कर्तव्य मनु महाराज ने अपने मनु स्मृति में स्थापित किया है। मनु ने प्रशासन को परामर्श दिया है। मनु ने प्रशासन को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर, मनु ने प्रशासन को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर, मनु ने प्रशासन को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर, मनु ने प्रशासन को परामर्श कि वह समय समय पर जनता के सुख एवं दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे। राजा विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएं अपने प्रजा को प्रदान करे।
नेक्स्ट कुछ लिख लीजिए और कल हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन, नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन। प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन प्रजा के कल्याण के लिए मनु एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। प्रजा के कल्याण के लिए मनु एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना चाहते हैं एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना चाहते हैं जिसमें योग्य व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी होगा। जिसमें योग्य व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी होगा। जिसमें योग्य व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी होगा। कर्मचारी होगा जो अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करने में समर्थ होंगे। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट लिख लीजिए, तब मैं अब फिर कल कराऊंगा। अर्थनीति का संचालन। 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 मनु अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति में सामाजिक जीवन के संचालन के लिए मनुस्मृति में सामाजिक जीवन के संचालन के लिए भौतिक संसाधन अथवा अर्थनीति को या अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। मनु के अनुसार मनुष्य का जीवन समृद्ध होगा। मनुष्य का जीवन समृद्ध होगा। अर्थात उसके न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
उसकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होगी, तभी वह अपने कर्तव्यों का एवं दायित्वों का उचित रीति से पालन कर सकता है। इसीलिए मनु महाराज ने कृषि एवं व्यापार को नियंत्रित करने का निर्देश राजा को दिया है। आशा है आज की क्लास आप सबके लिए लाभकारी रही होगी। कल इसको पूरा कराने के बाद मैं फिर अपने विषय पर आऊंगा, तो एक दिन इसको चलाते हुए आपके दोनों प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को पूरा करना मैं प्रयास करूंगा कि यह प्रश्न पत्र भी आपके लिए अनछुआ न रहे, आपकी परिधि में रहे, आपकी ज्ञान परिधि में रहे। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अंग्रेजी वाले बच्चे इस हिंदी को सुन के अपने अंग्रेजी वाले पढ़ करके अंग्रेजी में बना लें। मुझे 2 मीडियम में चलने में बहुत समय लगेगा, इसलिए सबसे आग्रह है, सबसे मेरा निर्देश है कि वो करते रहें। कल हम लोग 6 बजे मिलेंगे और रिकॉर्डिंग। हाँ बोलो सर। 2 दिन फर्स्ट पेपर रहेगा, 2 दिन सेकंड पेपर? नहीं यार, एक दिन पूरा होता जाएगा। ये निर्धारित करने वाले तुम कौन हो सर? ये चल रहा है, पूरा हो जाएगा तो फिर अपने पेपर पर मैं आ जाऊंगा, फिर एक प्रश्न उसका करके पूरा, तब इस पर आ जाऊंगा। तो दोनों में टेस्ट बना रहे और आपका पूरा दोनों पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। ये है, अब ये शुरू हो गया है तो एक प्रश्न को इसको पूरा करा के और सेकंड पेपर में आएंगे। ठीक है? यस सर।